इस वक्त पटना से बड़ी खबर आ रही है। पटना में विमेंस कॉलेज का मुतनाज़ इक़दाम। कॉलेज में तालिबात बुर्का या हिजाब पहनकर नहीं आ सकेंगे। उसूल की खिलाफ वर्जी पर 250 रुपये का जुर्माना अदा करना पड़ेगा। तमाम तलबा को तयशुदा मलबूसात में ही कॉलेज आने को कहा गया है। सिर्फ हफ्ते को ज़ाब्ते से छूट दी जाएगी। आपको एक बार फिर बता दें, एक बड़ी खबर आ रही है पटना से। पटना में विमेंस कॉलेज का मुतनाज़ इक़दाम। कॉलेज में तालिबात बुर्का या हिजाब पहनकर नहीं आ सकेंगी। उसूल की खिलाफ वर्जी पर 250 रुपये जुर्माना अदा करना पड़ेगा। तमाम तलबा को तयशुदा मलबूसात में ही कॉलेज आना पड़ेगा। सिर्फ हफ्ते को ज़ाब्ते से छूट दी गई है। तो एक बार फिर आपको बता दें कि पटना से बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। पटना में विमेंस कॉलेज का मुतनाज़ इक़दाम। कॉलेज में तालिबात बुर्का या हिजाब पहनकर नहीं आ सकेंगे। उसूल की खिलाफ वर्जी पर 250 रुपये का जुर्माना अदा करना पड़ेगा। तमाम तलबा को तयशुदा मलबूसात में ही कॉलेज आना पड़ेगा। सिर्फ हफ्ते को ज़ाब्ते से छूट दी जाएगी। इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुख करेंगे पटना का, जहां से हमारे नुमाइंदे महफूज आलम इस वक्त फोन लाइन के जरिए जुड़े हैं। महफूज, पटना में विमेंस कॉलेज का एक मुतनाज़ इक़दाम, एक बयान आया है जिसमें कहा गया है कि कॉलेज में तालिबात बुर्का या हिजाब पहनकर नहीं आ सकती। किस तरह का रद्द-ए-अमल देखने को मिल रहा है? देखिए आदम, ये बिहार का पहला कॉलेज है जो इस तरह से फरमान जारी किया है और नहीं मानने पर 250 रुपया जुर्माना लगाने की बात कही गई है। हालांकि बिहार में देखिए तो आप पटना की अगर बात करें तो पटना में कई खवातीन के कॉलेज हैं, विमेंस कॉलेज हैं, मगर महिला कॉलेज है, लेकिन कहीं पे भी इस तरह के फरमान नहीं है। हालांकि ड्रेस कोड सभी कॉलेजेस में है, लेकिन बुर्का के ऊपर पाबंदी लगाने की बात नहीं है, बुर्का पहन कर नहीं आने की बात नहीं है और जुर्माना की बात नहीं है। ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है और जाहिर है इसके ऊपर हंगामा भी शुरू हो गया है, सियासत भी शुरू हो गई है। अकलियती तंजीमों ने कहा है कि ये बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी है कि कोई कॉलेज अगर इस तरह से फरमान जारी कर बुर्का के ऊपर पाबंदी लगाती है तो ये अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा होता है उस गवर्नमेंट के ऊपर भी, जो गवर्नमेंट ये कहती है कि सुशासन की हुकूमत है, इंसाफ के साथ तरक्की का नारा जो हुकूमत दे रही है, यहाँ पे भी एक सवाल उठता है। तो जाहिर है इसके सियासी माने भी अब लगाए जाने लगे हैं और अपोजिशन ने भी हंगामा शुरू किया है। अकलियती तंजीमों ने साफ किया है कि बुर्के के ऊपर पाबंदी लगाना वह कॉलेज के एक खास आइडियोलॉजी की तरफ इशारा करता है। जेडी विमेंस कॉलेज पहले मगध यूनिवर्सिटी का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन बिहार में अब ये पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी जो नया कायम हुआ है, नीतीश कुमार ने कायम किया है, उसका हिस्सा है। तो जेडी विमेंस कॉलेज की तरफ से, उसकी इंतजामिया की तरफ से अब तक कोई बयान नहीं आया है। उनका ये कहना है, उन्होंने ये जरूर कहा है कि ड्रेस कोड के सिलसिले में एक ड्रेस कोड हो जिसके ऊपर जो है ये बातें आई हैं कि बुर्का कोई नहीं पहनकर आ सकती है, नकाब कोई पहनकर नहीं आ सकती हैं। और ये बाकायदा नोटिस लगाया है कॉलेज ने और ये नोटिस कई दिनों से सर्कुलेट कॉलेज में कर रहा था। जो महफूज जानना चाहेंगे, इस कॉलेज का ड्रेस कोड क्या है? इस ताल्लुक से कोई गाइडलाइन है? देखिए इस कॉलेज के ड्रेस कोड काफी पहले से तय हैं और बाकी जो विमेंस कॉलेज है यहाँ पटना में उसके भी ड्रेस कोड पहले से तय हैं। वक्त वक्त पर कॉलेज इंतजामिया ड्रेस कोड में बदलाव करती रही है पहले से ही, लेकिन ड्रेस कोड के सिलसिले में जो दूसरे कॉलेज में ड्रेस कोड नाफिज है, जाहिर है वही ड्रेस कोड जो है इस कॉलेज में भी नाफिज होगा और होना चाहिए जिस तरह से दूसरे लोग कह रहे हैं। लेकिन इसमें एक नया फरमान का ये आ जाना कि कोई हिजाब पहन कर नहीं आवे, बुर्का लगाकर नहीं आया, अपने आप में ये एक बड़ा सवाल खड़ा करता है, जिसकी वजह से लोग नाराज हैं और खुद तालिबात भी नाराज हैं कि ये किस तरह का फरमान है। ये मतलब ड्रेस के ऊपर इस तरह का फरमान कैसे हो सकता है जब ड्रेस कोड है और बुनियादी हुकूक वो अपने आप को ये समझती हैं कि हिजाब हम लगा के जा रहे हैं और सभी कॉलेजेस में लड़कियां जा रही हैं। तो फिर जेडी विमेंस कॉलेज को क्या ऐसी मुश्किल पेश आ गई, ऐसी परेशानी पेश आ गई कि जेडी विमेंस कॉलेज ने इस तरह का फरमान जारी कर दिया? ये अपने आप में चौंकाने वाला अभी बयान तालिबात बता रही है और हैरानी का इजहार कर रही है कि इस तरह की चीजें नहीं आनी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ अकलियती तंजीमों ने कहा है कि ये तो बुनियादी हुकूक का सवाल है कि आखिर इस तरह से कोई कॉलेज कैसे कर सकता है जबकि कोई मसला नहीं है। पहले से लड़कियां बुर्का पहनकर जाती रही हैं, तमाम कॉलेज में जाती रही हैं, बावजूद इसके कि वहाँ ड्रेस कोड है। उस ड्रेस कोड में जो बुर्का पहनती हैं लड़कियां, जो हिजाब लगाती हैं, उस ड्रेस कोड में वो भी शामिल है, वो पहनकर जाती हैं। कोई एतराज किसी कॉलेज को नहीं होता है, तो फिर जेडी विमेंस कॉलेज को ये किस तरह का एतराज हो गया? तो लोगों ने वाइस चांसलर से अपील की है कि वाइस चांसलर जो है इस सिलसिले
में पहल करें। वाइस चांसलर जो है, वाइस चांसलर से लोग सवाल पूछ रहे हैं कि जेडी वीमेंस कॉलेज से पूछा जाए कि जेडी वीमेंस कॉलेज ने इस तरह से क्यों जो है फरमान जारी किया है, इस तरह से सर्कुलर क्यों जारी किया है और तालिबात को बिल्कुल महफूज जाना जो क्या सिक्योरिटी रीजन वगैरह कोई बताया गया है, बैन किस बात पर लगाया गया, क्या इस ताल्लुक से इंतजामिया ने कुछ कहा है? देखिए, सिक्योरिटी रीजन का यहाँ सवाल नहीं है। इंतजामिया ने वादे किया है कि ड्रेस कोड चूंकि सब लड़कियों का एक होना चाहिए, इसलिए बुर्का के ऊपर जो है पाबंदी की बात कही गई है। कॉलेज इंतजामिया की तरफ से ये कहा जा रहा है कि ड्रेस कोड में तमाम लड़कियां आए। यहाँ पे सिक्योरिटी का कोई मसला नहीं है और पटना में खासतौर से ये सवाल नहीं रहा है, पहले भी नहीं रहा है कॉलेजेज में। यहाँ ड्रेस कोड इसलिए लागू कॉलेजेज की तरफ से इसलिए ड्रेस कोड लागू किया जाता है कि कुछ दूसरे तरह के मसले पेश नहीं आए, कोई छेड़खानी का मामला ना आ जाए। लड़कियां जो है एक ड्रेस कोड में आएंगी तो उनको पता चलेगा कि किस कॉलेज से हैं और एक सिविलाइज्ड वे में एक इसमें जो है वो तालीम हासिल करेंगी। तो इस नजरिए से जो है ड्रेस कोड का इम्प्लीमेंटेशन बिहार के खासतौर से पटना के कॉलेजेस में होता है। लेकिन जेडी वीमेंस कॉलेज का जो ये बयान आया है और फरमान आया है कि जो नहीं बुर्का पहनकर जो आएंगे उनके ऊपर 250 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है और इसको दूसरे नजरिए से भी लोग लेने लगे हैं। इसलिए जो है लोग ये मुतालबा कर रहे हैं कि ये फरमान जो है वापस होना चाहिए, वाइस चांसलर को इसमें पहल करना चाहिए, खुद वजीर तालीम को इसमें पहल करना चाहिए और ये बयान जो है कॉलेज को, यूनिवर्सिटी को वापस लेना चाहिए। हुकूमत से भी लोग मुतालबा कर रहे हैं कि सिक्योरिटी रीजन का कोई सवाल नहीं है, दूसरे कॉलेजेस में ड्रेस कोड ऑलरेडी है, इस कॉलेज में भी ड्रेस कोड ऑलरेडी है, तो फिर बुर्का की बात अभी आ जाना अपने आप में कई सारे सवालों को खड़ा करता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया महफूज इस तमाम जानकारी के लिए। तो नाज़रीन आपको बता दें कि पटना में विमेंस कॉलेज में एक मुतनाज़ इक़दाम उठाया जा रहा है। कॉलेज में तालिबात बुर्का या हिजाब पहनकर नहीं आ सकती। इस पर किस तरह के रद्द-ए-अमल लोगों के आ रहे हैं, आइए आपको सुनवाते हैं। पोशाक है, छात्राओं को निर्धारित पोशाक में ही आना होता है। अगर वो निर्धारित पोशाक में नहीं आती है तो उसको 250 रुपये का दंड हो सकता है। जहां तक बुर्के का सवाल है, महाविद्यालय के परिसर के बाहर तक आप बुर्के में आ सकती है, लेकिन एक बार जब महाविद्यालय के परिसर में आप प्रवेश कर जाती है तो बुर्के आपके शरीर पर रहेंगे, लेकिन बुर्के से आप अपने चेहरे को परिसर में और क्लासरूम में नहीं ढक सकती है। ये ऐसा इसलिए किया गया है ताकि बुर्के के आड़ में कोई बैड एलिमेंट्स जो है हमारे महाविद्यालय के अंदर प्रवेश करके छात्राओं की सुरक्षा के लिए कोई खतरा न उत्पन्न कर सके। दूसरी बात, टीचिंग के लिए क्लासरूम में शिक्षक और विद्यार्थियों का आई कांटेक्ट जो होता है वो भी अनिवार्य होता है। अगर कोई छात्रा क्लासरूम में बुर्के के अंदर अपने चेहरे को ढक ले तो टीचर जो पढ़ा रहे हैं उनके टीचिंग का उस पर सकारात्मक या नकारात्मक क्या असर पड़ रहा है उसको टीचर जज नहीं कर सकते हैं। तो यह हर दृष्टिकोण से छात्राओं के भले के लिए लिया गया है, इसमें कोई बैड इंटेंशन नहीं है। वो उन्होंने इस तरह का नोटिस निकलवाया है कि अनुशासनात्मक कार्रवाई के तहत, तो इसमें शब्दावली जो है वो थोड़ा सा भ्रमित करने वाली आ गई है। वो स्टेटमेंट जो है बुर्का पहन के आने पर 250 रुपये ऐसा लग रहा है उसको पढ़ करके, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। बुर्के पहन के लड़कियां बहुत सम्मानित है, कॉलेज में आएंगी, क्लासरूम तक जाएंगी, वहां बुर्का खोल के रख सकती हैं चपेट करके और फिर जाने के समय पहन सकती हैं। वो स्वतंत्र रूप से परिसर में घूम सकती हैं। मतलब बुर्का पहन के आने में कोई आपत्ति नहीं है। बुर्का पहन के आने पर कोई निषेध नहीं है। बुर्का पहन के क्लास अटेंड करने में प्रॉब्लम है? हाँ, नहीं, बुर्का पहन के क्लास अटेंड करने में भी कोई दिक्कत नहीं है, पर यह कहा गया है कि बुर्का खोल के रख सकती हैं वे और कॉलेज में स्वतंत्र रूप से घूम सकती हैं, फिर जाने के समय बुर्का पहन। तो इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है। अदाकार नसीरुद्दीन शाह की बेटी ने की मारपीट, क्लिनिक में की मारपीट। अदाकारा के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कर ली गई है। आपको एक बार फिर बता दें कि अदाकार नसीरुद्दीन शाह की बेटी ने मारपीट की है, क्लिनिक में ये मारपीट हुई है। अदाकारा के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज की गई। आप तस्वीरों में देख सकते हैं नसीरुद्दीन शाह की बेटी है, जहाँ पर एक और खातून है, उससे मारपीट के वीडियो इस वक्त वायरल हो रहे हैं। वीडियो मंजर आम पर आया है, एक खातून जो बीच में आती है उसके साथ भी मारपीट की जाती है। अदाकार नसीरुद्दीन शाह की बेटी ने मारपीट की, क्लिनिक में ये मारपीट हुई है। अदाकारा के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कर ली गई है। और अमित राय इस वक्त हमारे साथ मुंबई से जुड़ रहे हैं। अमित, नसीरुद्दीन शाह की बेटी का मारपीट का वीडियो मंजर आम पर आया है, वायरल हो रहा है, क्या है पूरा मामला? देखिए, दरअसल ये ऐसा मामला है कि वर्सोवा में जो है एक
वेटरनरी क्लिनिक है जहां पर इनकी एक दोस्त है, उसकी बिल्लियों को जो है ले जाना था, लेकिन उनकी जो दोस्त है सुप्रिया शर्मा वो नहीं जा पाई, जिसकी वजह से जो हिबा शाह है वो इन 2 बिल्लियों को लेकर जो है गई वहां पे। 16 जनवरी का ये वाकया है, वहां पर स्लॉट बुक किया गया था। ये फेलिन फाउंडेशन है जो जानवरों के इलाज के लिए क्लिनिक चलाती है। जब शिवा वहां पे पहुंची हिबा, तो उन्हें जो है 5 मिनट जो है वेट करने के लिए कहा गया, क्योंकि अंदर जो है किसी और जानवर की सर्जरी चल रही थी। तो उन्हें गुस्सा आ गया कि उन्हें 5 मिनट वेट करने के लिए दिया गया, और जिन पिंजरे में जो है वो 2 बिल्लियों को ले गई थी रिक्शा में, उस पिंजरे को पकड़ने के लिए भी अस्पताल का कोई स्टाफ वहां पे नहीं पहुंचा। और जब सर्जरी के लिए दोनों बिल्लियों को अंदर ले जाया गया तो उन्हें फॉर्म पे साइन करने के लिए कहा गया, लेकिन इससे उन्हें गुस्सा आ गया कि पहले तो उन्हें इंतजार कराएगा, फिर उन्हें कोई असिस्ट करने के लिए नहीं है, और फिर जब साइन करने के लिए कहा गया तो वो तिलमिला उठी, गुस्से में आ गई, और उन्होंने हॉस्पिटल के जो 2 महिला कर्मचारियों के साथ जो है मारपीट जो है शुरू कर दी। आप देख सकते हैं विजुअल में किस तरह से वो पीछे उठा के लेके जा रही हैं, और महिला कर्मचारी देखिए मार रही है, कितना पीट रही है। लोग उन्हें हटने के लिए कह रहे, जाने के लिए कह रहे, इस पर भी उन्हें गुस्सा आ रहा है। तो इस पूरे मामले को लेकर जो है पुलिस स्टेशन में जो है शिकायत दर्ज कराई गई है, और मौके वारदात की जो सीसीटीवी थी उस सीसीटीवी को भी पुलिस के समक्ष रखा गया है। चलिए अमित, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे दूसरी खबर की तरफ। जम्मू कश्मीर के जिला पुलवामा से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंटों के बीच इनकाउंटर जारी है। जैश के 2 खतरनाक मिलिटेंटों के छुपे होने की खबर है। हारीपारी गांव त्राल में इनकाउंटर जारी है। तो आपको एक बात फिर बता दें, जम्मू कश्मीर के जिला पुलवामा से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंटों के बीच इनकाउंटर जारी है। जैश के 2 खतरनाक मिलिटेंटों के छुपे होने की खबर है। हारीपारी गांव त्राल में ये इनकाउंटर जारी है। आगे बढ़ेंगे। हारीपारी गांव औंतीपुरा को आज सुबह फोर्सेज ने मुहासरे में लेकर तलाशी कार्रवाई शुरू की। इस दौरान इलाके में छुपे मिलिटेंटों ने फोर्सेज पर फायरिंग की, जिसके नतीजे में फौज का एक एहलकार जख्मी हुआ, जिसको इलाज के लिए श्रीनगर रेफर कर दिया गया है। अभी भी इलाके में गोलियों का शदीद तबादला जारी है। बताया जाता है कि इलाके में 3 मिलिटेंट छुपे हुए हैं। आज सुबह फोर्सेस ने हारीपारी गांव इलाके को मुहासरे में लिया। इस दौरान इलाके में सर्च के दौरान मिलिटेंटों ने फोर्सेस पर फायरिंग की और एनकाउंटर शुरू हो गया, जो अभी भी जारी है। बताया जाता है इलाके में 2 से 3 मिलिटेंट छुपे हुए हैं। आप देख सकते हैं जो इलाके को पूरी तरह मुहासरे में ले लिया गया है, और एनकाउंटर जो है अभी जारी है। अभी भी इलाके में दोनों जानिब से फायरिंग का तबादला हो रहा है। सईद मंजूर, ग्राउंड जीरो, न्यूज़ 18, हारीपारी गांव। जमत उलमा हिंद के सदर अरशद मदनी ने CAA के हवाले से कहा है कि CAA मुसलमानों के नहीं बल्कि आईन के खिलाफ है। लेकिन वो ताकत जो उस वक्त मुल्क को सेकुलर मुल्क नहीं देखना चाहती थी वो पनपती रही। आज हम ये समझ रहे हैं कि मज़हब की बुनियाद पर 20 करोड़ आबादी को एक तरफ करना और उसके अलावा सबको एक तरफ कर देना, इसका मतलब ये है कि वो जो सेकुलर दस्तूर था उसको ख़त्म करके एक दस्तूर दूसरा लेकर बनाना चाहते हैं। एक रुख के ऊपर मुल्क को लेकर चलना चाहते हैं कि इसके अंदर किसी को अपनी शहरियत साबित करने के लिए किसी सबूत की ज़रूरत नहीं है। जो सबसे बड़ा जुर्म मुल्क के अंदर हो सकता है वो यही है कि कोई दूसरे मुल्क का आदमी घुसपैठिया बनकर मुल्क के अंदर आ जाए। हो सकता है वो वहाँ से कत्ल व गारतगरी करके आया हो सकता है कि वो वहाँ से कोई जुल्म करके आया हो सकता है कि वो उस मुल्क का जासूस बन करके आया हो, बड़े से बड़ा जुर्म करके आया हो। उसे किसी सबूत की ज़रूरत नहीं है। तन्हा इन बसने वालों में अगर सबूत की ज़रूरत है तो वो सिर्फ मुसलमान को है। ये दस्तूरी एतबार से चीज़ गलत है, ये सेकुलर दस्तूर नहीं है। मुल्क की दस्तूर की जो दफ़ात हैं वो इसके ख़िलाफ़ हैं। ये मसला पाकिस्तान और हिंदुस्तान का नहीं,
हिंदू और मुसलमान का नहीं है। मसला तो ये है कि दस्तूर ने जिस तरीके पर बराबरी का हक दिया है, चाहे वो किसी भी मजहब का मानने वाला हो, कोई भी ज़बान बोलता हो, आज की हुकूमत जो कानून बना रही है वो उस दस्तूर की दफात के खिलाफ है। मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी ने सीएए पर हो रहे एहतजाज पर कहा कि लोगों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही, जबकि सच्चाई कुछ और है। फेक एंड फैब्रिकेटेड किस्से और कहानियां शुरू हो गई हैं कि साहब जो है वो सीए के साथ साथ उन्होंने कह दिया है कि जनगणना में भी हिस्सा मत लो। यानी कि आप एक इतने बड़े समाज को जनगणना के एक जो लगातार अनवरत चलने वाली जो व्यवस्था है उससे आप अलग कर रहे हैं। जनगणना कोई पहली बार हो रही है क्या? 51 से लेकर के 61 से लेकर के 71 से लेके 81 से लेके 91 से लेके 2000, एक लंबी हर 10 साल में होती है और लोग हिस्सेदारी भागीदारी करते हैं। उसके आधार पर जो है वो सरकारें, चाहे वो राज्य की सरकारें हों चाहे केंद्र की सरकार, उस आधार पर जो है वो जनगणना के आधार पर कितनी जनसंख्या है उस पर तय करती है कि जो सरकारी योजनाएं हैं। अब उसका भी मुखालफत शुरू हो गई, उसके भी विरोध शुरू कर दिया उन्होंने। देखिए, मुझे लगता है जो शाहीन बाग में बहनें धरना दे रही हैं उनकी नीयत पर हमें कोई शक नहीं है। वो जो है वो उनकी राष्ट्रभक्ति पर भी किसी तरह का प्रश्न करना कतई ठीक नहीं है। लेकिन ये बात सही है कि उनको कुछ प्रेजुडिस पॉलिटिकल लोगों ने उन्हें जो है वो गुमराह किया है और कहीं ना कहीं जो है जिस हकीकत को, जिस सच्चाई को उन्हें समझना चाहिए कि किसी की भी नागरिकता को ख़त्म करने के लिए नागरिकता बिल है ही नहीं, कानून है ही नहीं। ये इन तीन देशों के नागरिकों को जो और अल्पसंख्यकों को जो कि यहाँ पर आना चाहते हैं उनकी नागरिकता देने की बात है। दूसरी चीज़ ये कि जो ओरिजिनल सिटीजनशिप एक्ट है उसमें अगर कोई मुसलमान भी यहाँ की नागरिकता विदेश का लेना चाहता है तो वो ले सकता है, उसको कहाँ है वो, इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। कंफ्यूजन दिक्कत यह है कि मैं बार बार कहता हूं कि क्योंकि जो हमारे ये विरोधी लोग हैं ये कन्विंस तो कर नहीं पाए सीए को लेकर के या और मुद्दों को लेकर के, तो अब कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं है। बिहार में एनआरसी और एनपीआर के खिलाफ एहतजाज करते हुए इंसानी जंजीर बनाई जाएगी। तकरीबन 1:30 बजे लेफ्ट और उसके हिमायती पार्टियों के जरिए इंसानी जंजीर बनाने की शुरुआत होगी। पटना के बुद्धा पार्क से गांधी मैदान तक ये चेन बनाई जाएगी। एनआरसी के खिलाफ बनाई जाने वाली इंसानी जंजीर में बड़ी तादाद में लोग शिरकत करने वाले हैं। तेलंगाना में टीआरएस जीत के करीब। तेलंगाना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में टीआरएस का जश्न रियासत भर में मनाया जा रहा है। जश्न टीआरएस कारकुनों में खुशी की लहर। आपको एक बार फिर बता दें कि तेलंगाना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में टीआरएस जीत के करीब है, जश्न मनाया जा रहा है। रियासत भर में जश्न का माहौल है। टीआरएस कारकुनों में खुशी की लहर देखी जा रही है। तेलंगाना में टीआरएस जीत के करीब बताई जा रही है। तेलंगाना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में टीआरएस का जश्न देखा जा रहा है। रियासत भर में भी जश्न का माहौल है। टीआरएस कारकुनों में खुशी की लहर आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से तेलंगाना में टीआरएस जीत के करीब है। उसके बाद लोगों में जश्न का माहौल है, ढोल नगाड़े बजते देख सकते हैं आप। रियासत भर में जश्न मनाया जा रहा है, जश्न का माहौल है। टीआरएस कारकुनों में इस वक्त खुशी का माहौल है। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, तेलंगाना में टीआरएस जीत के करीब है। तेलंगाना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के जो इंतखाबात हुए थे उसमें टीआरएस को बड़ी सबकत मिलती नजर आ रही है, जीत के करीब है। जश्न का माहौल है। रियासत भर में इस वक्त जश्न मनाया जा रहा है। टीआरएस कारकुनों में खुशी की लहर है। हमारे नुमाइंदे अनीस रहमान इस वक्त इसी मामले पर जुड़ गए हैं। अनीस, तेलंगाना में टीआरएस से जीत के करीब बताई जा रही है, किस तरह का मंजर आप देख पा रहे हैं, किस तरह का माहौल है टीआरएस खेमे में? अनीस, आप तक आवाज पहुंच रही है हमारी, तो जानना चाहेंगे टीआरएस जीत के करीब है, किस तरह का माहौल आप देख पा रहे हैं टीआरएस खेमे में?
तो नाज़रीन एक बार फिर आपको बता दें कि हम लोग तेलंगाना भवन के सामने खड़े हैं, वहाँ पर काफ़ी शोर है, जश्न का माहौल है। अभी जो नतायज आए हैं और उसके मुताबिक तेलंगाना TRS ने बहुत बड़ी कामयाबी हासिल करने जा रही है। अभी तक तकरीबन 60 हल्कों के नतायज का ऐलान हो चुका है। मैं आपको बताता चलूँ कि कुल 129 जो म्यूनसिपल हल्के हैं और उसमें इलेक्शन हुआ था, 120 म्यूनसिपालिटीज़ हैं और 9 कॉरपोरेशंस हैं। तो कुल मिलाकर TRS को 50 से ज़्यादा जो है वो हल्के आ चुके हैं। जो ऐलान हुआ है वो 59 हल्के हैं। कांग्रेस को मुश्किल से 3 हल्के हासिल हुए हैं और एक BJP को हासिल हुआ है अभी तक के इत्तलात के मुताबिक। तो कुल मिलाकर ये जो कामयाबी है TRS की, बहुत ही बड़ी कामयाबी है। ये समझा जा रहा था कि जिस तरह जो पार्लियामेंट के इलेक्शंस में जो BJP ने अच्छा मुजाहरा किया था तवक्के के मुताबिक, तवक्के के खिलाफ, उसी तरह कांग्रेस ने भी जो है ये समझा रहा था कि कांग्रेस भी इस इलेक्शन में शायद बेहतर मुजाहरा करेगी, लेकिन ऐसा नहीं लगता। आवाम ने जो है ये जो नए म्यूनसिपल्स बनाए गए थे, खासतौर पर जो कॉरपोरेशन भी बनाए गए थे, तो ऐसा लगता है आवाम को एक तो तरह की जो है एक तवक्कुत थी कि जो पंचायत के इलाके हैं और जो गांव जो मुजाफात के शहरी मुजाफात के इलाके हैं उसमें बहुत बड़ी तादाद में म्यूनसिपल्स को बनाने से शायद तरक्की होगी, ऐसा समझा जा रहा है। इसलिए बिल्कुल अनीस जाना चाहेंगे, केसीआर ने नए अजला बनाए, नए कॉरपोरेशन बनाए, उसके बाद पहली बार इंतखाबात हो रहे हैं, कितनी उम्मीदें वाबस्ता हैं इस बार लोगों को? काफी उम्मीदें वाबस्ता हैं। ये जो इलेक्शंस हैं जिसमें जो यही एजेंडा था TRS का कि हमने जो है इतनी बड़ी तादाद में 75 नई म्यूनसिपालिटीज बनाई हैं, छोटे छोटे जो शहर थे उनको म्यूनसिपालिटीज में तब्दील किया है। हैदराबाद के जो मुजाफाती इलाके थे उसमें 7 कॉरपोरेशंस बनाए गए हैं। तो कुल मिलाकर ये आवाम को एक उम्मीद हो चली है कि ये कॉरपोरेशंस और म्यूनसिपालिटीज को बनाने से जो है फंड्स आएंगे, सेंटर के भी फंड्स आएंगे और स्टेट गवर्नमेंट्स भी काफ़ी खर्चा करेगी और जो बुनियादी सहूलतें हैं वो जो है बेहतर होंगी। तो शायद इसीलिए TRS को इतनी बड़ी तादाद में सीट्स हासिल हो रहे हैं। बिल्कुल आम इंतखाबात के बाद एक मायूसी सी देखी जा रही थी अनीस TRS में, लेकिन अब इस जीत के साथ जिस तरह से, क्योंकि ये बिल्कुल देही इलाकों के वोट हैं और जिस तरह से जीत मिल रही है TRS को, एक नया जोश पार्टी में फिर से आएगा। जी हाँ आजम, जो असेंबली के इलेक्शंस हुए थे उसके बाद लगातार यहाँ पर जो है इंतखाबात का सिलसिला जो है जारी है। उसके बाद पंचायत इलेक्शंस हुए थे, उसके बाद पार्लियामेंट के इलेक्शंस हुए। तो इसमें जब पार्लियामेंट का इलेक्शन था उसमें TRS को तवक्को के मुताबिक उतनी नशिस्तें हासिल नहीं हुई थी, तो समझा ये जा रहा था कि तेलंगाना के क़याम के बाद जो TRS का दबदबा है वो कुछ कम होता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन ये जो इलेक्शंस है इसमें TRS ने जो है फिर एक बार साबित कर दिया है कि जो इलाकाई पार्टियों का जो दबदबा होता है, ख़ासतौर पर एक नए रियासत के क़याम के बाद TRS को जो जिस तरह से आवाम ने जो है लगातार इलेक्शंस में कामयाबी दिलवाई थी, तो वो जो सिलसिला है आज जाके मालूम हुआ है कि वो सिलसिला अभी भी बरकरार है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अनीस इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। बीजेपी के उम्मीदवार कपिल मिश्रा को शाहीन बाग पर मुतनाज़ ट्वीट करने की वजह से इलेक्शन कमीशन की जानिब से नोटिस जारी किया गया, जिसका जवाब इन्हें आज देना था। कपिल मिश्रा ने इलेक्शन कमीशन में अपना जवाब दाखिल कर दिया है। हमारे नुमाइंदा रचना से बात करते हुए कपिल मिश्रा ने कहा कि अगर कोई शाहीन बाग के साथ खड़ा है तो इसका मतलब वो पाकिस्तानी सोच के साथ खड़ा है। अब देखिए कपिल मिश्रा के साथ हमारे नुमाइंदा की बातचीत। हमें दीजिए इजाजत। आदाब। में चुनावी सरगर्मियां तेजी पर हैं और प्रचार जोरों पर है। इसी बीच दिल्ली चुनाव आयोग ने मॉडल टाउन से बीजेपी प्रत्याशी कपिल मिश्रा को नोटिस जारी किया है और उनसे जवाब मांगा है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं प्रत्याशी कपिल मिश्रा। कपिल जी, आपने एक ट्वीट किया था भारत वर्सेस पाकिस्तान 8 फरवरी को। चुनाव अधिकारी ने आपको नोटिस जारी किया, 48 घंटे में जवाब मांगा और आज 12:30 बजे तक आपसे जवाब दाखिल करने के लिए। मैंने कल जवाब क्या जवाब दिया आपने? मैंने जवाब यही दिया है कि वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता और हम आ भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम।
इस शहर में बसें जलाई जा रही हैं, इस शहर में पुलिस वालों को मारा जा रहा है, इस शहर में शाहीन बाग में आज़ाद कश्मीर के नारे लग रहे हैं, इस शहर का मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया बड़ी बेशर्मी के साथ ये कहते हैं कि मैं शाहीन बाग के साथ खड़ा हूँ। जिन लोगों ने दंगा किया उनको 5-5 लाख रुपए के इनाम बांटे जा रहे हैं। अब्दुल रहमान और शुएब इकबाल जैसे गुंडों को जो केवल हिंदू विरोध की राजनीति करते हैं उनको टिकट दिया जा रहा है। मेरे को लगता है ये ज्यादती हो रही है कि एक ट्वीट करने पे एफआईआर दर्ज हो रही है, ये ज्यादती है। तो एफआईआर दर्ज करने की बात कही गई, लग रहा है कि मुश्किलें बढ़ेंगी चुनाव से पहले। इसमें कोई मुश्किल नहीं है, सच का है, सच कहने में कोई मुश्किल होती भी नहीं है। और मैं तो ये कहता हूँ आप कपिल मिश्रा को चुप करा दो, क्योंकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी अब जमीन पर चुनाव लड़ नहीं पा रही है, तो वो कागजों पर चुनाव लड़ रही हैं। चुनाव आयोग में शिकायत कर दो, थाने में शिकायत कर दो, कोर्ट में शिकायत कर दो, क्योंकि जमीन पर चुनाव लड़िए ना भाई साहब, जनता के बीच में लड़िए चुनाव। कागजों पर चुनाव लड़ने से कुछ नहीं बिगड़ने वाला है किसी का। मैं ये कहना चाहता हूँ कि दिल्ली के मुद्दों पर अगर आपने काम किया होता, अगर आप बस लाए होते, स्कूल बनाए होते, कॉलेज बनाए होते, पॉल्यूशन कम किया होता, तो आपको शाहीन बाग की ज़रूरत नहीं पड़ती, आपको शाहीन बाग खड़ा नहीं करना पड़ता, आपको चांदबाग में सड़क नहीं बंद करवानी पड़ती, आपको जामा मस्जिद में और इंद्रलोक में सड़क नहीं बंद करवानी पड़ती। आज आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी केवल मुस्लिम वोट बैंक के पीछे भाग रहे हैं, केवल मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति करना चाहते हैं, इसके अलावा उन्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। तो बाकी दिल्ली की जनता भी तो ये देख रही है ना, ये तमाशा देख रही है बाकी दिल्ली की जनता। और हर घर में, हर चाय की दुकान पे, हर नुक्कड़ में, हर ड्राइंग रूम में यही बात हो रही है जो कपिल मिश्रा कह रहा है। तो आप कितने लोगों को चुप कराओगे? तो क्या आपको लगता है कि इसके पीछे आपका हाथ है? भाई अमानतुल्लाह खान कौन सी पार्टी का है? किस पार्टी का है अमानतुल्लाह खान जिसने ये भाषण दिया कि मोदी जी मुस्लिमों की दाढ़ी टोपी बैन करा देंगे? किस पार्टी का है? अब्दुल रहमान जिसके ऊपर दंगे में एफआईआर दर्ज है, नोटिस जारी करवाने के पीछे की बात कर रही हूँ। वो तो उन्होंने शिकायत ही दर्ज कराई है ना, नोटिस तो जारी हो नहीं रहा जब शिकायत दर्ज होती है। आम आदमी पार्टी ने शिकायत दर्ज कराई है और केवल एक साहब ने शिकायत दर्ज कराई है, केजरीवाल, सिसोदिया, संजय सिंह। अच्छा, मनीष सिसोदिया तो ये कह रहे हैं कि शाहीन बाग वाले लोगों के साथ वो हैं। अगर शाहीन बाग के साथ वो खड़े हैं तो बाकी दिल्ली की जनता ये तमाशा चुपचाप तो देखेगी नहीं। शाहीन बाग के साथ अगर तुम खड़े होगे इसका मतलब है तुम एक पाकिस्तानी सोच के साथ खड़े हो। केवल एक अपील करना चाहता हूँ कि वोट दीजिए, खुलकर वोट दीजिए, देश के लिए वोट दीजिए, दिल्ली के लिए वोट दीजिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट दीजिए, मोदी जी के साथ चलने वाली सरकार दिल्ली में आए इसके लिए वोट दीजिए। और अगर कुछ खास बस्तियों में सुबह सुबह वोट के लिए लंबी लंबी लाइन लग सकती है तो बाकी दिल्ली में भी सुबह सुबह वोट के लिए लंबी लंबी लाइनें लगे, ये मैं अपील करना चाहता हूँ। तो आपने देखा, ये थे हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी प्रत्याशी कपिल मिश्रा, जिनका कहना है कि चुनाव आयोग के नोटिस का जवाब उन्होंने दे दिया है। और उनका ये भी कहना है कि अरविंद केजरीवाल सरकार जिस तरीके से काम पर वोट मांग रही है, पहले ये तो बताए कि काम किया क्या। कैमरा पर्सन सोनू के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली।